प्रिय विद्यार्थियों, प्लेटो के योगदान के बारे में हम पिछले व्याख्यान में चर्चा की। ये बीए थर्ड ईयर का पहला पेपर है, पश्चिमी राजनीतिक विचारक, जिसका नाम है, ध्यान रखें, प्लेटो के योगदान, कंट्रीब्यूशन, प्लेटो का योगदान, प्लेटो का अनुदाय अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उसी बिंदुओं के क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं। राज्यों को सुदृढ़ बनाने की अवस्थिति प्लेटो के सिद्धांत में स्थापित की गई है। देखो, राज्यों को सुदृढ़ बनाने वाली जो इसमें तात्विक विवेचन की स्थिति है, वह एक आदर्श राज्य की निर्माण का मूल उद्देश्य निष्पादित करती है। चाहे वह आदर्श राज्य हो, चाहे वह आदर्श राजा को दिया गया कार्य निष्पादन हो, मूल रूप से उसकी स्थापना करना प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। क्योंकि प्लेटो आत्मा के आधार पर, व्यक्ति के सद्गुण के आधार पर, वर्च्यूज नॉलेज के आधार पर, जो कि अपने ज्ञान विज्ञान के नींव स्वरूप, फाउंडेशन के तौर पर अपने गुरु सुकरात से जो ग्रहण किया था, वह तत्व आत्मिक ज्ञान के आधार पर एक सच्चरित्र निर्माण करना एवं ऐसे राज्य का निर्माण करना, वह सद्गुण पर नींव या सद्गुण की फाउंडेशन पर बनाया गया हो। फिर है नागरिकता की शिक्षा। एजुकेशन होगी, वह नागरिकता को निश्चित बनाएगी, उसको स्पष्ट करेगी, नागरिक को उसका मूल महत्व प्रदान करेगी। फिर है संतुलित व्यक्तित्व का विकास। यानी प्लेटो के योगदान के अंतर्गत हम जब तथ्यात्मक दृष्टि से देखते हैं तो व्यक्तित्व विकास का एक संतुलन बनता है। व्यक्ति के जन्म से लेके उसके कार्य निष्पादन एवं कार्य विभाजन तथा राज्य में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वह एक ऐसे विकास को आदर्श स्वरूप प्रदान करेगा या उसमें उसका भागीदारी होना निश्चित करेगा, जिससे वह संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र एवं संपूर्ण राज्य को व्यक्तिगत आधार पर विकसित करेगा एवं उसको बैलेंस्ड या संतुलन पैदा करेगा। देखिए, जीवन में संतुलन होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक एवं मृत्यु उपरांत भी अपने पीछे जो पीढ़ी छोड़ के जाता है, अपने पीछे का जो परिवृत्त छोड़ के जाता है, वह एक संतुलन की स्थिति को लंबे समय तक कायम रखे, तो यह जिम्मेवारी उसकी मुख्य रूप से मानी जाती है। प्लेटो ने अपने दर्शन में विभिन्न सामाजिक वर्गों को सक्षम बनाने की भी बात कही है। देखिए, हम वर्तमान में इसको प्रासंगिक दृष्टि से देख सकते हैं, बड़ा ही रिलेवेंस रखता है कि समाज में जो प्राचीन काल से वर्गों का विभाजन किया गया है, वह चाहे भारतीय संदर्भ में हो, सनातन संदर्भ में हो, या पश्चिमी विचारकों के दर्शन की दृष्टि से देखा जाए, समाज में वर्गों को सक्षम बनाने का मूल उद्देश्य उनका रहा है। हालांकि यह बड़ा आलोचनात्मक दृष्टि से विवादित भी रहा है कि व्यक्तियों के या समाज के वर्गीकरण को करना उचित नहीं है। लेकिन उन तात्विक विचारकों, दार्शनिकों का क्या मंतव्य है, क्या इस तरह का उन्होंने भावी परिणाम देखा, या उन्होंने भविष्य को किस तरह से एक अपने ज्ञान में बांधा और उसकी ड्राफ्टिंग की, वह बड़ा ही उनकी सोच का परिणाम है।
देखिए, समाज में वर्गों को सक्षम बनाने की जो बात है, वह वास्तविक दृष्टि से एक ऐसा स्वरूप प्रदान करती है कि व्यक्ति जिस कार्य को ग्रहण करता है या जिसको उसके आराध्य द्वारा या उसके हेड द्वारा जो दिया जाता है, वह उसे अपने आत्मिक विकास के आत्म उद्बोधन के आधार पर संपादित करे। यह महत्वपूर्ण विषय है। तो वह उस कार्य को अंजाम देने में सफल होगा एवं वह समाज में अपना योगदान निश्चित करेगा। तो समाज में वर्गों को सक्षम बनाने के लिए प्लेटो का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रखता है। फिर है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ राज्य का निर्माण। देखिए, प्लेटो ने एकेडमी में व्यायाम पर विशेष जोर दिया था। व्यक्ति के विकास में उसके शारीरिक चरित्र का, शारीरिक स्वस्थता का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क एवं हम कह सकते हैं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण भी होता है। तो इसमें शिक्षा का जो विषय है, वह प्लेटो ने शैशवावस्था या बिल्कुल बाल्यकाल से पहले की स्थिति, इसको अंग्रेजी में इन्फेंसी पीरियड भी बोलते हैं, और शिक्षा को किस तरह उसने स्पष्ट संतुलित तरीके से चरणबद्ध व्यक्तियों के हित में एक इस तरह का ड्राफ्टिंग किया जो उनके लिए कारगर साबित हुआ। पहला शैशवावस्था वाला, दूसरा नर्सरी शिक्षा। देखिए, उम्र के हिसाब से उसकी शिक्षा का जो पायदान है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। वर्तमान में हम इसको एक आदर्श रूप में ग्रहण करते हैं। जो हमारी शिक्षा पद्धति वर्तमान में संचालित है, वह कहीं न कहीं इन्हीं पायदानों पर निश्चित होना स्वीकार करती है। नर्सरी शिक्षा का इसने समय बताया। फिर है प्रारंभिक विद्यालय की, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का, उसके बाद व्यायाम, जिम्नास्टिक। स्वस्थ शरीर के निर्माण हेतु हम जिम अर्थात व्यायाम से संबंधित विभिन्न उपकरणों को या उनसे संबंधित विभिन्न तकनीकियों को प्रयोग में लेंगे और एक स्वस्थ शरीर के निर्माण में हम उनका सहयोग प्रदान करेंगे, और उस सहयोग से हम एक राष्ट्र के सहयोग की ओर ले जाएंगे स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास हेतु। फिर है उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में। फिर है इसके बाद उच्चतम शिक्षा, यानी हायर एजुकेशन से ऊपर का जो अपग्रेड फॉर्मूला है, वह भी प्लेटो द्वारा दिया गया। देखिए, आज हम देखते हैं उच्च शिक्षा की बात होती है, लेकिन उच्च शिक्षा के बाद उच्चतम शिक्षा का जो बिंदु है, वह हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हम जैसे बात करें ग्रेजुएशन लेवल से जब अपग्रेड होंगे तो स्नातकोत्तर की ओर जाएंगे, लेकिन स्नातकोत्तर से ऊपर हम जाने का जब प्रयास करते हैं, जाते हैं, तो रिसर्च वाली बात आती है, बौद्धिक विकास की बात आती है, डॉक्टरेट करने की, जिसको हम पीएचडी बोलें, यहाँ एमफिल बोलें, या हम जिसको डीलिट बोलें, या अन्य शोधों के माध्यम से एक उच्चतर शिक्षा का जो प्लेटो द्वारा दिया गया प्रावधान, आज हम प्रासंगिक दृष्टि से उसको देख सकते हैं। फिर है रिपब्लिक का उपनाम। देखिए, यह बहुत बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे आईएएस लेवल में कई बार, आरएएस लेवल में कई बार, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बच्चे जब अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रश्न कई बार आया है। तो ये ध्यान रखने वाला है कि प्लेटो की रिपब्लिक जो ग्रंथ का उपनाम है, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबद्ध। यानी इसका उपनाम रिपब्लिक का अगर कहीं पूछा जाए तो उसको हम न्याय से संबद्ध बताते हैं, कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, इसमें आगे हम बढ़ते हैं संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। ध्यान रखें, साम्यवाद के अंतर्गत उसने संपत्ति के साम्यवाद की बात कही और पत्नियों के साम्यवाद की बात कही। फिर आदर्श राज्य के मूलभूत सिद्धांत बताए कि आदर्श राज्य के निर्माण में, उसके संचालन में कौन कौन से प्रमुख
तत्व रहेंगे। तो उसमें सबसे पहला है न्याय। न्याय के बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि न्याय का जो पायदान है, न्याय का जो स्तर है, वो व्यक्तित्व विकास एवं राज्य के निर्माण में किस तरह का अपना रोल अदा करेगा। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यानी व्यक्ति प्रथम इकाई है, कहने का ये तात्पर्य है। उसका समेकित बृहद रूप राज्य कहलाता है। फिर है विशेष कार्य सिद्धांत, उसके बाद है शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा का जो सिद्धांत है वह प्लेटो का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय रखता है। नागरिकों के 3 वर्ग, शासक, सैनिक, उत्पादक, ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि 3 वर्गों का जो विभाजन किया है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। विवेक, साहस और आत्मसंयम, वाणिज्य व्यापार से यह संबंध रखता है। दार्शनिक राजा का शासन, गवर्नमेंट या गवर्निंग पावर ऑफ फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा के द्वारा किया गया शासन। और फिर है साम्यवाद। प्लेटो का जो साम्यवाद है वह भी वर्तमान में हम जो साम्यवाद की स्थिति विभिन्न राज्यों में देखते हैं, वह कहीं न कहीं उसके नींव के पत्थर के रूप में दिखाई देती है। नर नारियों का समान अधिकार, प्लेटो ने यह कहा भी है कि व्यक्ति और महिला में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। इससे का हम उदाहरण पहले दे चुके हैं। राज्य लक्ष्य विशुद्ध आध्यात्मिक व नैतिक दृष्टिकोण की स्थापना करना। देखिए, राज्य का जो प्रमुख लक्ष्य है वह मेटाफिजिकल, प्योर या आध्यात्मिक या आत्मिक दृष्टि के आधार पर। देखिए, प्लेटो का जो मूल रूप से दर्शन है वह इसी पर आधारित है, आत्मिक ज्ञान के आधार पर। क्योंकि आत्मा का जो दृष्टिकोण होता है वह पूर्ण रूप से विवेक सम्मत होता है, रेशनल स्टैंडर्ड निश्चित करता है, और वह किया गया कोई भी कार्य या विचार अपने आप में परम सत्य कहलाता है। इसलिए राज्य का लक्ष्य प्लेटो के अनुसार विशुद्ध आध्यात्मिक व नैतिक चरित्र के निर्माण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो प्लेटो के योगदान के परिप्रेक्ष्य में हम ये बिंदुओं को निश्चित तौर से अपनी स्मृति में रख करके और आगे अध्ययन के क्षेत्र को विस्तृत रूप प्रदान करेंगे। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य रहना चाहिए। देखिए, प्लेटो का जो योगदान है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इन बिंदुओं के आधार पर हम यह निश्चित करते हैं कि प्लेटो का न्याय हो, चाहे प्लेटो का साम्यवाद हो, चाहे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत हो, तीनों ही अपने आप में मिलकर के समेकित रूप से अपने अपने लक्षणों के आधार पर एक आइडियल स्टेट का निर्माण करते हैं। और वह आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य, एक आदर्श राजा के द्वारा ही निष्पादित होना स्वीकार करता है, क्योंकि यह इस बात को निश्चित करता है, इंगित करता है कि आदर्श राज्य की नींव इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर ही निर्धारित की जा सकती है। प्लेटो की यह मान्यता है। अगर इनमें से कहीं पर भी किसी प्रकार का दोष या कोई बिंदु की कमी रहती है तो वह आदर्श राज्य के निर्माण में किसी भी प्रकार की भूमिका अदा करने में सक्षम न होकर के अक्षम होने की तरफ जाएगा, और वह आदर्श राज्य अपने आप में एक अधूरा होगा, पूर्ण स्थिति में नहीं होगा। और तीनों जो वर्ग बताए, ध्यान रखें आप, सैनिक, शासक, उत्पादक वर्ग बड़े ही महत्वपूर्ण विषय रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तीनों का कार्य विभाजन, तीनों के दायित्व का विभाजन और एक आदर्श राज्य के निर्माण में या उसके योगदान को निश्चित करते हैं। तो हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि प्लेटो का जो योगदान है वह वर्तमान संदर्भ में भी बड़ा काम का है।
वर्तमान लोकतांत्रिक देशों की स्थिति को भी वह कहीं न कहीं प्रभावित करता है। धन्यवाद।